हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे इस चैनल पर बीए के सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस कराई जा रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये है बीए प्रथम सेमेस्टर का बीए प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर है, सेकंड यूनिट। ठीक है, इसकी पहली यूनिट हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इतिहास का जो है पूरा सिलेबस मैं फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस बता चुका हूँ। उसकी वीडियो एक अलग सी वीडियो है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है बीए प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर जो है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इसका सेकेंड यूनिट, पहला यूनिट हम लोग खत्म कर चुके हैं। सेकंड यूनिट की आज हम चर्चा करेंगे। बुक का नाम आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इसमें जो है रिटन एग्जाम और ऑप्शनल एग्जाम दोनों के क्वेश्चंस में रखा हूँ। ठीक है, रिटन के लिए भी है और लास्ट में क्या है 25 से 30 ऑप्शनल क्वेश्चन भी रखा हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इससे, उसको मैं इसमें लास्ट में रखा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना मत भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से उठाएगा। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब हमने खोज कर और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स है सब निकाल के, जितने भी उनको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा हमने उसी को इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो जो सेकंड यूनिट है हमारा, सेकंड यूनिट है प्राचीन भारतीय संस्कृति। प्राचीन भारतीय संस्कृति, ठीक है, मतलब कि प्राचीन काल में भारत की संस्कृति कैसी थी इसके बारे में है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि भाषा एवं साहित्य का विकास। भाषा एवं साहित्य का विकास, ठीक है, तो भाषा और साहित्य का विकास प्राचीन काल में कैसे था भारत में। तो कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में भाषा और साहित्य के विकास की परंपरा सैंधव काल तक पीछे जाती थी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि किंतु उस लिपि के न पढ़े जाने की स्थिति में भाषा के स्वरूप के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। वैदिक काल से लेकर बुद्ध काल तक, वैदिक काल से लेकर बुद्ध काल तक भाषा और साहित्य के विकास की परंपरा श्रुति परंपरा के माध्यम से प्रवाहमान सॉरी प्रभावमान रही। ठीक है, मतलब प्रभाव में रही। प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों में एवं कालों में जो भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं वो निम्नलिखित हैं, निम्नांकित है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो ये मतलब उस समय की जो साहित्य, भाषा और साहित्य था, ठीक है, उस समय की जो भाषा और साहित्य मतलब वैदिक काल से लेकर बुद्ध काल के बीच में जो भी था। तो बुद्ध काल में जब लेखन प्रणाली का विकास हो गया, जब मतलब बुद्ध काल में क्या हुआ, जब लेखन लिखने की प्रणाली का विकास हुआ तो जितने भी तब मतलब जितने भी साहित्य एवं अभिलेख अभिलेख थे, मुद्राएं, ताड़पत्रों आदि के माध्यम से भाषा और साहित्य के विकास के मतलब विकास के भाषा और साहित्य की विकास का रूप मतलब स्पष्ट रूप पता चलने लगा था। ठीक है, अब इसके कह रहा है कि फिर प्राचीन भारत में विभिन्न क्षेत्रों एवं कालों में जो भाषा प्रयुक्त हुई वो निम्नांकित है। कौन कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई प्राचीन काल में, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है संस्कृति भाषा एवं साहित्य विकास। संस्कृति भाषा एवं साहित्य विकास, इसमें कह रहा है कि भारत की ज्ञात प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। मतलब भाषा जो है, भारत की प्राचीनतम भाषा जो ज्ञात है सभी लोगों को, वो कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा है। वैदिक काल या वैदिक साहित्य की रचना इसी संस्कृति इसी संस्कृत भाषा में हुई। इस वैदिक संस्कृति का विकास, इस जो वैदिक संस्कृत था इसका विकास जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच देखा जा सकता है। ईस्वी पूर्व यानी कि जब भी ईस्वी बनी उसके पहले, 1500 ईस्वी पहले। ठीक है, ईस्वी पूर्व का मतलब ये होता है, मतलब ईस्वी के पहले, पूर्व। ठीक, और इस दौरान वेद, ब्राह्मण, आर्यंक, उपनिषद की रचना हुई।
ठीक, इतना समझे। संस्कृत भाषा एवं साहित्य का दूसरा चरण जो था वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, मतलब पहला चरण जो था वैदिक संस्कृत का विकास जब हुआ, स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच देखा गया। लेकिन जो दूसरा चरण रहा वो 600 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक रहा। इसी काल में क्या हुआ, इसी काल में पाणिनि पाणिनि ने अष्ट अध्यायी की रचना की, अष्ट अध्यायी की रचना की। ठीक है? संस्कृत भाषा एवं साहित्य के विकास का तीसरा चरण 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक रहा। मतलब ईस्वी के 300 वर्ष पहले से लेकर ईस्वी के बाद 300 ईस्वी तक का रहा। ठीक है, 300 ईस्वी रहा। और मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि जो एक काल रहा, एक पावनी जो मतलब ये जो इस काल में जो क्या हुआ कि पतंजलि के महाभाष्य अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंद कौटिल्य के ने अर्थशास्त्र, कालिदास ने अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश कुमार संभव आदि ग्रंथों की रचना की इसी काल में। ठीक है, शकुंतलम जो था, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश कुमार संभव, ये सब इसी काल में रचना हुई। ठीक, और जो दूसरा काल रहा, दूसरी भाषा का काल जो रहा पाली भाषा का। ठीक है, पाली भाषा एवं साहित्य का विकास, मतलब पाली भाषा उसके साहित्य का विकास कैसे हुआ, किस ईस्वी में हुआ। जब संस्कृत व्याकरणबद्ध होकर क्लिष्टता का रूप धारण कर ली तो जनसाधारण से दूर हो गई। ठीक, ऐसे में 500 ईस्वी पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली जनसाधारण भाषा के रूप में सामने आई। ठीक, थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको कि जो बौद्ध साहित्य था, त्रिपिटक यानी पाली भाषा में रचित है। ठीक है, त्रिपिटक, इसके पहले की वीडियो में बताया आपको, त्रिपिटक, ठीक है, जो था ये पाली भाषा में रचित ग्रंथ था। ठीक है, त्रिपिटक जो था पाली भाषा में रचित एक ग्रंथ था। और अपने समय में पाली भाषा का स्वरूप जो था अंतरराष्ट्रीय लेवल का था। ठीक है, और वह बर्मा, मतलब जो बर्मा था, समय बर्मा देश, लंका, तिब्बत, चीन आदि जगहों में प्रचलित था। त्रिपिटक जो ग्रंथ था, ठीक है, आदि जगहों में प्रचलित था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा एवं साहित्य का विकास। प्राकृत भाषा एवं साहित्य का विकास, इसमें क्या हुआ कि प्राकृत भाषा का विकास भी 500 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। जैसा कि हम लोग देखा कि पाली भाषा का जो विकास देखा गया 500 ईस्वी पूर्व के आसपास देखा गया, उसी समय प्राकृत भाषा का भी समय देखा, उसी काल में देखा गया। ठीक है, जैन तीर्थकार महावीर के उपदेशों के भाषा होने के कारण अनेक जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, जैन तीर्थकार महावीर के उपदेशों की भाषा होने के कारण जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक, और आगे जो मैं बता दूं कि प्राकृत भाषा में लौकिक साहित्य की भी रचना हुई। ठीक है, जो प्राकृत भाषा का जो समय था, इसी में क्या हुआ कि लौकिक साहित्य की भी रचना हुई। ठीक है, प्राकृत भाषा में, और अपनी सरलता सहजता के कारण यह जनसाधारण भाषा भी थी। मतलब अपनी जो इसकी सरलता थी, इसकी सहजता थी, इतनी सरलता से लिखा गया था, इतनी सहजता से लिखा गया था कि ये मतलब ज्यादा प्रचलित हुई। ठीक है, प्राकृत भाषा में लौकिक साहित्य की भी रचना इसी में बता दिया आपको। और जैनों के आगमन से जो है साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में ही हुई। ठीक है, जैनों के आगमन से ही जो साहित्य की रचना हुई वो प्राकृत भाषा में हुई। और एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो अशोक के अभिलेख की भाषा है वो भी प्राकृत थी। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी वो भी क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संगम साहित्य का विकास जो था, संगम साहित्य था, इसका भी विकास जो था तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य माना गया। संगम साहित्य की रचना कवियों के 3 संगमों में हुई। ठीक है, कवियों के 3 संगमों में हुई। संगम साहित्य का विकास किस भाषा में हुआ, तमिल भाषा में माना गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। अभी तक हम लोग क्या देखा कि भाषा एवं साहित्य का विकास देखा, उसकी भाषा कितने सभी चरणों में क्या कौन कौन सी भाषा कब कब अपने विकास में आई। ठीक है, वृद्धि में आई। तो उसी प्रकार क्या कहता प्राचीन भारत में विज्ञान, प्राचीन भारत में, पहले के भारत में जो आदिकाल क्या प्राचीन काल के भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या उस समय स्थिति थी, उसके बारे में। ठीक है,
तो कह रहा है कि प्राचीन भारतीयों ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान तथा तकनीकी कौशल का परिचय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में दिया, ठीक है, दिया है, जो कि अग्रांकित है, जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, अग्रांकित यानी जो आगे मैं रखा हूँ, ठीक है, जो कि निम्नांकित है। तो सबसे पहला जो है इसमें है पाषाण प्रौद्योगिकी का विकास, पाषाण काल का। पाषाण प्रौद्योगिकी का विकास प्रागैतिहासिक काल से देखा जा सकता है, ये प्रागैतिहासिक काल से देखा जा सकता है। और पाषाण काल से निर्मित विभिन्न पत्थर के जो हथियार बने थे उस समय, ठीक है, पत्थर के हथियार होते थे। और तकनीकी पत्थर मतलब पाषाण काल में जो भी तकनीकी से निर्मित थे, जैसे हैंड एक्स था, ठीक है, क्लीवर, चापर, चांपिंग उपकरण, कछड़ी, ठीक है, खुरचनी, ये सब जो थे मतलब वो पत्थरों के औजार यानी हथियार बनते थे। इस समय वो विज्ञान था। अशोककालीन स्तंभ पाषाण प्रौद्योगिकी के विकसित स्वरूप को स्थापित करते हैं। अशोककालीन जो स्तंभ है वो पाषाण प्रौद्योगिकी के विकसित स्वरूप को स्थापित करते हैं। ठीक, आगे मैं देखता हूँ कि पहला देख चुका पाषाण काल की जो भी थी प्रौद्योगिकी विज्ञान विकास। दूसरा क्या है? रासायनिक विज्ञान एवं धातु क्रम के क्षेत्र में विकास। ठीक है, रसायन विज्ञान एवं धातु क्रम के क्षेत्र में विकास कैसे था उस समय? तो इसमें जो था सैंधव सभ्यता से इसका विकास हुआ है। सैंधव सभ्यता से इसका विकास हुआ है। इस काल में तांबा, ध्यान देंगे आप लोग, तांबा, टिन, सोना जैसी धातुओं का प्रयोग कर सामग्रियों सामग्रियों का निर्माण किया गया। ठीक है, तांबा, ठीक है, टिन, सोना, इन सब धातुओं से, इन सब धातुओं का मतलब प्रयोग में लाया गया। ठीक है, इन सब धातुओं से नए नए हथियार, सिक्के आदि निर्माण में लाया गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जो कांसे का निर्माण उच्च कोटि के धातु क्रम में होता था। ठीक है, कांसे का निर्माण, ठीक, किसका? कांसे का निर्माण उच्च कोटि की यानी हाँ, फर्स्ट क्वालिटी का। ठीक है, और वैदिक काल में जो था आर्यों को रसायन विज्ञान का ज्ञान था। जो वैदिक काल था उसमें जो उस समय के आर्य थे उनको रसायन विज्ञान का जो था ज्ञान था, जिसके तहत उन्होंने रंगाई, चर्म शोधन का कार्य करते थे। रंगाई और चर्म शोधन जो भी कार्य थे वो सब करते थे। अजंता एलोरा में जो विभिन्न रंगों से बने हुए चित्र प्राचीन काल से लोग तांबे और कांसे के से निर्मित हथियार का प्रयोग करते थे। ठीक है, वो सब मतलब उसी साक्ष्य के आधार पे यह देखा गया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है? चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में विकास। चिकित्सा उस समय की अस्पताल चिकित्सा सब कैसी थी, ठीक है, औषधि दवा कैसी थी, विज्ञान के क्षेत्र में कैसा विकास था। तो जो ऋग्वेद में उल्लेखित है, जैसा मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, ऋग्वेद में उल्लेखित अश्विन देवता टूटी हड्डियों को जोड़ने एवं नेत्र चिकित्सा में निपुण थे। ठीक है, और उसी प्रकार अथर्ववेद में अतिसार, ज्वर आदि रोगों के निदान की चर्चा है। ठीक है, उस समय के जो वेद थे उसी में इस सभी बीमारियों की चर्चा जो है उसी की गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? और कह रहा है कि आदि रोगों में क्या थी चर्चा थी? जीवक, सुश्रुत और चरक प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे। ठीक है, जीवक, सुश्रुत और चरक ये प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे उस समय के। ठीक है, प्राचीन समय में पशु चिकित्सा की भी व्यवस्था थी। जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था थी प्राचीन काल में। ठीक है, ये नहीं खाली मानव की चिकित्सा की व्यवस्था थी, जानवरों की चिकित्सा की भी उस समय व्यवस्था थी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्राचीन भारत में कला का विकास। प्राचीन भारत में कला का विकास। तो प्राचीन काल में जो भी कला के विकास थे, प्राचीन भारत में कला के विकास की दीर्घकालीन परंपरा रही। दीर्घकालीन यानी लंबे काल तक की परंपरा रही। ठीक है, यह कला यह कला तत्कालीन परिस्थितियों की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दशाओं से प्रभावित रही। इन्हीं दशाओं में समय समय पर हुए परिवर्तनों के कारण कला के विभिन्न पक्षों का विकास हुआ और नई नई शैलियों का विकास हुआ। ठीक है, नई नई शैलियों का विकास हुआ। और मैं बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला और मूर्ति कला का जो पर्याप्त विकास हुआ है, इसी प्राचीन कला की का मतलब एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण इसी काल में हुआ था, ऐसा साक्ष्य के आधार पे कहा जा सकता है। ठीक, और बता दूं कि मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कला की विभिन्न रूप भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको उसी को बताते हुए चल रहा हूँ। कला के विभिन्न रूप, ठीक है, कला के विभिन्न रूप मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शॉर्टकट में रखा हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे ताकि। ठीक है, स्थापत्य कला यानी वास्तुकला जो थी उसमें, तो ये दो रूप में थी। एक थी आवासीय संरचना और दूसरा जो था वो था धार्मिक स्मारक। तो जो आवासीय संरचना थी इसमें भवन आता था। ठीक है, भवन आदि, भवन ही लिखा हूँ मैं यहाँ पे। और धार्मिक में क्या था? स्तूप। ठीक है, स्तूप का कोई एग्जाम्पल नहीं है। चैत्य यानी पूजा स्थल। ठीक है, और जो विहार था यानी निवास स्थल।
ठीक है, बिहार यानी निवास स्थल। एक इसमें आता था, ये धार्मिक स्मारक में आते हैं। और भी इसमें जैसे गुफा थी, मंदिर यानी नागड़ द्रविड़ व वैसा शैली, ये सब धार्मिक स्मारक में आते थे। ठीक है, जितने भी वास्तुकला थी ये सब धार्मिक वास्तुकलाएं थी स्मारक की। दूसरा क्या था, दूसरा जो काल था, कला था, शिल्प कला था। दूसरा कला क्या था, शिल्प कला। इसमें क्या था, इसमें भी दो प्रकार की दिखाई गई है, स्तंभ कला और मूर्ति कला। स्तंभ कला में जो था अशोक के प्रशस्त स्तंभ की चर्चा है। मूर्ति कला में मथुरा शैली, गांधार शैली व अमरावती शैली। ठीक है, ये मूर्ति कला में। तीसरा क्या था, चित्रकला। चित्रकला कैसी थी उसमें की, चित्रकला जो था भीम लेखक अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी आदि गुफाओं में चित्रकला दिखाई गई। ठीक है। चौथा क्या था, ललित कला। ललित कला क्या थी, जैसे नृत्य, संगीत, अभिनय, वादन आदि, ये सब ललित कला के अंतर्गत आते थे। ठीक है, ये सब कलाएं के विभिन्न रूप थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी कला के जितने भी विभिन्न रूप थे। ठीक है, वो मैं सब आपको बता दिया हूँ। अब ये तो हो गया रिटन एग्जाम वालों की। ठीक है, ऐसा होता है किसी किसी विश्वविद्यालय में रिटन एग्जाम आते हैं, विषम परीक्षाओं में, और किसी किसी में ऑप्शनल रहता है। तो मैं ऑप्शनल का भी ध्यान रखते हुए इसमें ऑप्शनल का भी क्वेश्चन रखा हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट इसको भी खत्म करते हैं ताकि जल्दी से खत्म हो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मदुरई में। कहाँ स्थित है, मदुरई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ कब, किस काल में जन्म हुआ। मंदिर मंदिर निर्माण का मतलब पहले मंदिर नहीं थे ना, पहले मंदिर निर्माण कला कब से मतलब अस्तित्व में आया भारत में, तो कब से आया, या गुप्त काल से आया। ठीक है, गुप्त काल से मंदिर निर्माण होने लगे, मंदिर का निर्माण किया जाने लगा। ठीक, प्रथम धातु निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई। प्रथम जो धातु से निर्मित मूर्ति थी, धातु से निर्मित, वो कब प्राप्त हुई, तो किसमें प्राप्त हुई, किस सभ्यता में, किसमें हुई, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो से इस धातु की प्राप्ति हुई। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है, आगे कह रहा है कि अजंता गुफाएं चित्र किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। पांचवा क्या कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया, राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। ठीक है, आगे क्या है, छठवा क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, किसने बनवाया था, ये बनवाया था नरसिंह देव बर्मन ने, नरसिंह देव बर्मन। ठीक है, अगर आपको कोई आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन का। सातवां क्या है, लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है, भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, पाली में दिया, पाली भाषा में। आगम ग्रंथ संबंधित है, मैं आपको पीछे पढ़ाया हूँ, आगम ग्रंथ किससे संबंधित है, जैन धर्म से। आगे 10वां क्या कह रहा है, भारत में पूजी जाने वाली प्रथम मानव मूर्ति किसकी है, किसकी है, भारत में पूजी जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी है, बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की। 11वां क्या है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे, मैं भी आपको बताऊं, जीवक, चरक, सुश्रुत, उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों चिकित्सक थे, महान चिकित्सक। प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा विज्ञान के ज्ञाता थे, कौन था, शल्य चिकित्सक कौन थे, सुश्रुत थे, सुश्रुत। 14वां क्या है, प्राचीन काल में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, प्राचीन काल में ब्रह्मगुप्त ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ लिखा किसने, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ किसने लिखा, भास्कराचार्य ने। ठीक है, आगे 12 मिहिर द्वारा रचित है, 12 मिहिर द्वारा रचित है, कौन सी ग्रंथ रचित है, 12 मिहिर द्वारा कौन सी है, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, उपरोक्त सभी ग्रंथ रचित है। ठीक है, 12 मिहिर द्वारा। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया किसने, किसने करवाया 84,000 स्तूपों का निर्माण, अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण करवाया किसने, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। ठीक है, अशोक सम्राट ने। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की शैली थी, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की शैली कैसी थी, नागा शैली थी। ठीक है, नागा शैली थी, बेसा शैली थी, द्रविड़ शैली थी, उपरोक्त सभी आंसर। प्राचीन भारत में मूर्ति निर्माण की प्रमुख शैली थी, प्राचीन भारत में
मूर्तिनिर्माण की प्रमुख शैली थी मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली, उपरोक्त सभी ठीक है। भारत में प्राचीनतम सिक्के हैं। भारत में जो प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? हिंदू कौन से हैं? आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के, ठीक। बौद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी है? बौद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी है? गांधार शैली में। आगे, शिखर का प्रथम प्रयोग हुआ दशावतार मंदिर में। 24वां, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने किए? हिंदू एवनों ने, ठीक। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज यहीं तक, ठीक है। ये सेकंड यूनिट जो हमारा था, सेकंड यूनिट, ठीक है, ये समाप्त हुआ। अगर आपको इसमें से इस जितने भी ऑप्शनल थे कितने आपको पता थे, अगर आपको जितने पता आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कितने ऑप्शन आपको पता थे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली यूनिट के साथ। तीसरा यूनिट जो कि हमारा रहेगा, तीसरा यूनिट है प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय